Assalamu alaikum everyone. I am Zakaria here with you today to let you know about tenses. Hope you are doing well over there. First of all, we should know what tenses are. Tenses किसको कहा जाता है, कितनी किस्म और कितनी प्रकार, कितने काइंड्स के वो होते हैं, क्या उनका यूज़ और तरीक़ा इस्तेमाल है, आज की इस वीडियो में हम इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे. राइट. देखिए, टेंसेस को जानने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप जानें, ताकि इन चीज़ों को जानने के बाद में टेंसेस का जानना एक बिगिनर और एक इंग्लिश सीखने वाले के लिए वुड बी वेरी इजी. राइट. वो चीज़ क्या है? उन चीज़ों में से एक चीज़ है सेंटेंस. ये जो सेंटेंस है आपने सुना होगा बहुत सी मरतबा. इस सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहा जाता है. राइट. तो जो उर्दू और अरबी में जुमला है वो इंग्लिश की दुनिया में सेंटेंस कहलाता है. राइट. इसके बाद जब आपने ये समझ लिया कि सेंटेंस किसको कहते हैं, अब समझिएगा कि सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं. राइट. एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन हियर. पहली चीज़ है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट. ये जो सब्जेक्ट है इसी को फाइल भी कहा जाता है. विच इज़ डूइंग समथिंग इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सेंटेंस में जो करने वाला होता है उसको कहा जाता है सब्जेक्ट. राइट. दूसरा आता है वर्ब. इट इंडिकेट्स एन एक्शन. ये अमल को बताता है. इसी वर्ब को फ़िल भी कहते हैं. जुमले में जो वर्ड एक्शन और अमल को बताए वही वर्ब कहलाता है. राइट. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. इसी ऑब्जेक्ट को मफ़ऊल भी कहा जाता है. विच इज़ एक्टेड अपॉन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट. राइट. जिसके ऊपर सेंटेंस में जिस वर्ड पर एक्शन हो रहा हो, आप यूँ भी कह सकते हैं कि जुमले में जिस लफ्ज़ पर अमल हो रहा हो तो उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट. राइट. इन तीन चीज़ों को समझने के बाद आप एक चीज़ और समझिएगा. एक होता है हेल्पिंग वर्ब. ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा लफ्ज़ और ऐसा वर्ड जो वर्ब की मदद करता है, वर्ब की हेल्प करता है, उसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब. इसको दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जब तक आप सेंटेंस में नहीं लाएंगे, मीनिंग वुड बी इनकम्प्लीट. माना पूरे नहीं होंगे, माना सेंटेंस के अधूरे रहेंगे. राइट. तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब का भी एक बड़ा रोल है सेंटेंस में. राइट. अब एक सवाल ये होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब आता कहाँ है, हम इसको कहाँ लाएं. हमने पहले देखा कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ आता है? तो उसका जवाब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आता है. आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो सब्जेक्ट और ये जो वर्ब है इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आता है. अब यहाँ एक सवाल और ये होता है कि क्या हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही आता है, कहीं और नहीं आता है? आता है. दैट इज़ अ डिफरेंट इशू. इस ताल्लुक़ से हमें यहाँ बात नहीं करनी, वो किसी और मौके पर आपको बताया जाएगा. राइट. सिर्फ इतनी बात आप समझिएगा. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. देखिए यहाँ पर हम ये जो बात हमने आपको बताई है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. आई एम स्टडिंग इंग्लिश. आई एम स्टडिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. तो यहाँ पर ये जो आई है, एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन हियर, आई ये यहाँ पर सब्जेक्ट है. इसी को फाइल भी कहते हैं. क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो पढ़ने वाला है वो आई है, यानी मैं हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. राइट. दूसरे नंबर पर है एम. यहाँ पर ये एम हेल्पिंग वर्ब है जो हमने आपको भी पीछे बताया है. राइट. तीसरा है स्टडीइंग. यहाँ पर स्टडीइंग जो है ये वर्ब है. क्यों? इसलिए कि ये यहाँ पर पढ़ने के अमल को बता रहा है, पढ़ने के एक्शन को बता रहा है. राइट. और आखिर में है ये इंग्लिश. ये जो इंग्लिश है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. क्यों? इसलिए कि जो पढ़ने का एक्शन और अमल है वो इस इंग्लिश पर हो रहा है, इस वजह से इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है. राइट. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन, ये जो सेंटेंस हमने आपको बताया था, इसी सेंटेंस की तीन किस्में हैं. वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. ये तीन किस्में आप जानें, आपके लिए इंग्लिश का बोलना और सीखना वुड बी वेरी इजी इंशाल्लाह. राइट. देखिए उनमें सबसे पहले आता है अफर्मेटिव, फिर आता है नेगेटिव, फिर आता है इंट्रोगेटिव. ये सेंटेंस की ही किस्में हैं. अफर्मेटिव
मुस्बत जुमला जिसको हम कहते हैं, यानी ऐसा सेंटेंस कि जिसमें किसी चीज़ के करने या होने को अगर बताया जाए तो उसको कहा जाता है अफर्मेटिव, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इंग्लिश के पढ़ने को बताया जा रहा है, राइट। इस वजह से ये अफर्मेटिव है। दूसरा नंबर है नेगेटिव। ये जो नेगेटिव है इसको कहा जाता है जुमला मनफी, यानी मनफी जुमला इसको कहा जाता है। वो सेंटेंस और वो जुमला जिसमें किसी चीज़ के ना होने या ना करने को बताया जा रहा हो उसको कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर इंग्लिश के ना पढ़ने को बताया जा रहा है, इस वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। अब लास्ट वन, इंट्रोगेटिव। ये जो इंट्रोगेटिव है इसको इस्तिफामिया भी कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जुमला इस्तिफामिया भी कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं ये दो तरह से बनते हैं। किस तरह? इनमें से एक तो वो है कि जिसमें हमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अलग से कोई लफ्ज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। इसको और आसान अल्फाज में कहें, इसको सवालिया जुमला बनाने के लिए अलग से सवालिया लफ्ज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी तरतीब बदल देते हैं तो तरतीब के बदलने से वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू आई स्टडी इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कोई अलग से सवालिया लफ्ज़ लाया नहीं गया है, बस यहाँ पर किया क्या है, यहाँ ये किया कि जो हेल्पिंग वर्ब था उसको उठाकर यहाँ शुरू में ले आए। ये जो डू आपको दिख रहा है, एज यू आर एबल टू सी हियर, ये डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ वो सवाल भी आपका जो जहन में बात आई होगी कि और कहाँ आता है, तो एक ये जगह है जहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को लेकर आते हैं, राइट। तो यहाँ पर डू हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दिया, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, राइट। डू आई स्टडी इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, राइट। दूसरा किस्म वो है दूसरी कि जिसमें आपको सवालिया लफ्ज़ अलग से लाना पड़ेगा तब जाकर वो इंट्रोगेटिव बनता है। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये लफ्ज़ है वाई, इसके माना आते हैं क्यों। तो ये जब तक आप नहीं लाएंगे, जब उस वक्त तक इस तरह का इंट्रोगेटिव नहीं बन पाएगा, राइट। तो ज़रूरी ये है कि आप दूसरी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वर्ड जो वाई है इसको यूज़ करें, तब जाकर वो बन पाएगा, राइट। होप इतने आपको ये समझ में आ गया है, राइट। लेट्स कम टू द पॉइंट। हमने बात की थी टेंसेस के बारे में कि हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे, राइट। देखिए टेंसेस 12 हैं, आपने सुना होगा बहुत सी बार कि 12 टेंसेस हैं। और वो कैसे हैं, वो बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने उनको प्रेजेंट करने वाला हूँ। देखिए, एक होता है पास्ट, उसी को माजी कहा जाता है। वो मोमेंट्स और वो लम्हा जिनको हम गुजार चुके होते हैं उनको कहा जाता है पास्ट। और एक होता है प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट है, जो मोमेंट्स और लम्हात अब चल रहे हैं इसको कहा जाता है प्रेजेंट, राइट। और वो मोमेंट्स और वो लम्हात जो आइंदा आने वाले हैं उनको कहा जाता है फ्यूचर, राइट। एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन हियर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब ये जो तीन हैं, इन तीनों में से फिर हर एक की 4-4 किस्में हैं। अब जाहिर है पास्ट की जब 4 होंगी, प्रेजेंट की भी 4 होंगी और फ्यूचर की भी 4 होंगी, तो टोटल उनको मिलाकर कितनी हो जाएंगी? डेफिनेटली 12 हो जाएंगी। वो किस तरह से हैं? लुक एट द स्क्रीन हियर प्लीज। पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। फ्यूचर में भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। ये 12 टेंसेस हैं जिन पर इंग्लिश की बुनियाद है। आई वुड से ये आपको अगर आ गया तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश का बोलना, लिखना सब कुछ आपके लिए आसान हो गया और वो सब कुछ आपको आ गया। अब इनमें से हर एक की डिटेल है, उस डिटेल को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, देखिए यहाँ पर पास्ट के बाद लिख रहा है सिंपल,
इसी तरह प्रेजेंट के बाद लिख रहा है सिंपल, फ्यूचर के बाद सिंपल। ये जो सिंपल सिंपल है इसको इंडेफिनिट भी कहा जाता है, यानी आप सिंपल कहें या इंडेफिनिट कहें, बोथ आर करेक्ट, दोनों तरीके ये सही हैं। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल से, राइट। होप इतना लेसन ये जो आपके खिदमत में पेश किया गया है इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसको रिपीटेडली देखें ताकि अगला और नेक्स्ट जो लेसन है वो आपके लिए वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना आपके लिए आसान हो। होप आपके ये लेसन समझ में आया होगा। I will be coming back with a new lesson very soon here. Till then, you take care and have a great day. Thank you for watching. Subscribe to my channel and also press this bell icon.